नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बुंदेलखंड के 31 किलो को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी सरकार, कुछ में खोले जाएंगे होटल। जाने यूपी की कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला NAAC में A++ ग्रेड। ODOP की जानकारी। अब 10 भारतीय भाषाओं में कू ऐप ने यूपी सरकार के साथ किया समझौता। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब स्कूल के बच्चों को DBT के माध्यम से मिलेंगे 1200 रुपए। उत्तर प्रदेश के किसान 70% कम पानी में उगा रहे हैं जैविक नील, जाने क्या क्या होते हैं फायदे। बाराबंकी में घोड़ों और खच्चरों में हुई खतरनाक ग्लैंडर वायरस की पुष्टि, जाने क्या होता है ग्लैंडर्स वायरस। सीएम ने दिए निर्देश, अयोध्या में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर बनेगा स्मृति चौक। और अब खबरें विस्तार से। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र में एक पर्यटन सर्किट विकसित करने का आग्रह किया था, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कई किले स्थित हैं जिन्हें पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। बताया गया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग किलों को देखने के लिए कई यूरोपीय देशों का दौरा करते हैं। वहाँ पर एक बड़ा पर्यटन उद्योग है। वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में कालंजर किला, झांसी किला, रामपुर किला, समथर किला, बरूसागर किला, टोडी फतेहपुर किला, जगमनपुर किला आदि किले स्थित हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के किलों को जल्द ही नया रूप दिया जाएगा और इसे पर्यटन के एक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके चलते बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित प्राचीन किलों की मरम्मत कराई जाएगी और पर्यटन के नए केंद्रों के रूप में उन्हें विकसित किया जाएगा। जैसे कि 12 एकड़ परिसर में टहरौली का किला और एकड़ परिसर वाली दिगारा की गढ़ी, चिरगांव का किला, लोहागढ़ का किला, चंपत राय महल, रघुनाथ राव का किला आदि। कलंजर किले में कैंपिंग और ट्रैकिंग की सुविधा निजी भागीदारी की सहायता से की जाएगी। बरुआ सागर झील और तालबेहट किले में स्थित झील में जल क्रीड़ा और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। टहरौली के किले, रघुनाथ राव के महल व दिगारा की गढ़ी को विरासत होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर बांदा में पर्यटन का विकास समयबद्ध तरीके से किया जाएगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ की स्थापना का कार्य भी तेजी से पूरा किया जाएगा। बताते चले कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि UPEIDA की देखरेख में लगभग 14,850 करोड़ की लागत से 296 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जो कि चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों को कवर करता है। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जोड़ता है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रूट के पास केन, बेतवा, यमुना, बागान, चंद्रवाल, बिरमा और सेंगर जैसी प्रमुख नदियां गुजरती हैं। बाकी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हमारी वीडियो के लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। आज के समय में भला कौन नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को किसी अच्छे संस्थान में पढ़ाएं, पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम कैसे पता करें कि कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों के लिए बेहतर है, जहां पर बच्चों का प्रवेश कराया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा रैंकिंग और ग्रेडिंग जारी की जाती है ताकि अभिभावक आसानी से पता लगा सकें। हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसे NAAC के नाम से भी जाना जाता है, ने A++ की ग्रेडिंग प्रदान की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रदेश का ऐसा पहला संस्थान बन चुका है जिसे NAAC के द्वारा ऐसी ग्रेडिंग दी गई है। इसके पहले NAAC की टीम यूनिवर्सिटी में 2014 में आई थी, जब उसने B+ की ग्रेडिंग प्रदान की थी। इस बार टीम ने जुलाई माह में यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जिसमें उसने प्रशासनिक भवन, शोध प्रकाशन, लैब और हॉस्टल विभागों की जांच की। साथ ही में टीम ने छात्रों और अभिभावकों से भी बातचीत की। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसके मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। बता दें, जिन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को अपनी स्थापना के 3 वर्ष या डिग्री पाठ्यक्रम के 2 बैच निकल चुके हैं, NAAC मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। NAAC कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता, संसाधन और परफॉर्मेंस पर ग्रेडिंग करता है, जिसका लाभ उनको UGC से अनुदान प्रदान करने में प्राप्त होता है। संस्थान सबसे पहले लेटर ऑफ इंटेंट भेजता है, जिसके बाद निर्धारित प्रोफार्मा पर इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिटी असेसमेंट के लिए आवेदन करता है। जब ये सब NAAC के द्वारा सहमति प्राप्त कर लेते हैं, फिर टियर 2 के अंतर्गत टीम विजिट करती है। अब अगर बात इसकी मूल्यांकन पद्धति की जाए तो ये मोटे तौर पर 2 तरह का होता है। पहला सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, जिसको 75% मार्किंग
आधारभूत सुविधा और शैक्षणिक गतिविधियां। NAAC, जिसका पूरा नाम नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है, इसकी स्थापना साल 1994 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना है, ताकि वे अपने यहाँ पर भविष्योन्मुखी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य व सुधार कर सके। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP से जुड़े प्रोडक्ट के बारे में अब पूरी जानकारी विभिन्न भारतीय भाषाओं में मिल सकेगी। इसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे अब उत्तर प्रदेश के उत्पादों को प्रमोट करने में मदद मिल सकेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव और कू के सह संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और एक OU का आदान प्रदान किया। इसके तहत कू अपने यूजर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ODOP से जुड़ी सामग्री और उत्पादों का 10 भाषाओं में प्रचार प्रसार का मंच प्रदान करेगा। इसके अलावा कू कॉर्पोरेट सेक्टर में उपहार देने के लिए भी ODOP के उत्पाद का प्रयोग करेगा। इस समझौता ज्ञापन से गैर अंग्रेजी भाषी कारीगरों और लोगों तक ODOP से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं तक पहुंच तो हो ही जाएगी, साथ ही उत्तर प्रदेश के स्थानीय कारीगरों के पास और बड़ा बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। कू ऐप पर उपलब्ध ODOP हैंडल @UPODOP पर जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब बात एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP की करें तो ODOP 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के स्थानीय कारीगरों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना, उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मदद करके स्वदेशी उत्पादों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही इससे जुड़े कारीगरों की आय बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। अब बात करें कू, जिसे कू ऐप के नाम से भी जाना जाता है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है। इसका मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक, भारत में स्थित है। इसे पूर्व में कू के नाम से भी जाना जाता था। ऐप को मार्च 2020 में विकसित किया गया था, जिसने अगस्त 2020 में भारत सरकार की आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन का चैलेंज जीता था। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया था, जिसमें राज्य से कहा गया था कि वो कानून बनाकर मुफ्त शिक्षा को अपने अनुसार लागू करें। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली बनाई गई और इसे साल 2011 में लागू किया गया, जिसमें बताया गया था कि सरकार द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी। इसी नियम में दी हुई शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार अपने अनुसार निशुल्क बैग से लेकर ड्रेस तक की व्यवस्था करती है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने साल 2022-23 में प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क 2 यूनिफॉर्म, 1 स्वेटर, 1 जूता, 2 जोड़ी मोजा, 1 स्कूल बैग के अलावा अब स्टेशनरी के लिए अतिरिक्त 100 रुपए मिलाकर कुल 1200 रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के खाते में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से 2 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए और बैग और जूते मोजे के लिए करीब 250 से 300 रुपए का बजट रहता है। आपको बताते चले कि ये धनराशि उत्तर प्रदेश मुफ्त स्कूल ड्रेस योजना के तहत दी जा रही है, जिसे 6 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। राज्य सरकार ने पिछले साल DBT ट्रांसफर से पहले आधार कार्ड के माध्यम से माता पिता का सत्यापन किया था। इस बार भी आधार कार्ड से छात्रों का सत्यापन करने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य कैबिनेट ने केंद्रीय हिस्से का इंतजार किए बिना राशि जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रक्रिया और दरों में किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन के मामले में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके अलावा बेहतर शिक्षा के लिए सरकार कई अन्य योजनाएं भी चला रही है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, उत्तर प्रदेश मुफ्त शिक्षा योजना आदि, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर को बढ़ाया जाए, जो कि अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शैक्षिक वर्ष 2021-22 में DBT के माध्यम से लाभान्वित छात्र छात्राओं की संख्या 1,56,28,171 है, तो वहीं शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 2,64,41,000
छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। नील, जिसे नीला सोना भी कहा जाता है, मुख्य रूप से दक्षिण राज्यों और पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। पर हाल ही में लखनऊ के पास किसानों के एक समूह ने सामान्य से 70% कम पानी का उपयोग करके सफलतापूर्वक नील की फसल को उत्पादित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नया मॉडल टिकाऊ, अनुकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि ये पानी और जैविक खाद की कम मात्रा का उपयोग करता है। जैविक नील की खेती किसानों के लिए लाभदायक है, क्योंकि नील से प्रति एकड़ कमाई पेपरमिंट की तुलना में दोगुनी होती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार किसान साल में 2 बार जैविक नील की फसल ले सकते हैं। जैविक नील को बहुत कम उर्वरक की आवश्यकता होती है और इसे आवारा मवेशी भी नहीं खाते हैं। इसके फसल खराब होने की संभावना भी कम हो जाती है। जैविक नील की जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं। किसान अपने खेतों में पारंपरिक फसलों के साथ साथ इस नील की खेती करके इसका फायदा उठा सकते हैं। बता दें, नील एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसे समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, लेकिन फसल को अत्यधिक वर्षा, जल भराव और ओलावृष्टि से बचाना होगा। बता दें, आजादी से पहले बंगाल और बिहार के ग्रामीण इलाके नील की खेती के लिए प्रमुख क्षेत्र थे। नील विद्रोह 1859 के नील सत्याग्रह का कारण बना। आज नील को औद्योगिक पैमाने पर कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है, क्योंकि ये डाई के रूप में उपयोग किए जाने पर कपड़ों के साथ अच्छी तरह से बन जाता है। और अब बढ़ते हैं अपनी 6ठी खबर की ओर। हाल ही में बाराबंकी के पशु चिकित्सालय देवा से आई रिपोर्ट के मुताबिक बाराबंकी में घोड़ों और खच्चरों में खतरनाक ग्लैंडर्स वायरस की पुष्टि की गई है। इस बीमारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या होता है ग्लैंडर वायरस, आइए आपको बताते हैं। ग्लैंडर्स की बीमारी ग्लैंडर्स बल्खेडेरिया मेलियाई जीवाणु जनित रोग है। ये एक जूनोटिक रोग है जो घोड़ों के बाद मनुष्यों, स्तनधारी पशुओं में आसानी से फैल जाता है। इसका संक्रमण नाक, मुंह के म्यूकोसल सरफेस और सांस से हो जाता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें त्वचा में फोड़े, नाक के अंदर फटे हुए छाले, तेज बुखार आना, नाक से पीला कनार व खून आना शुरू हो जाता है। सांस लेने में भी तकलीफ और अधिक खांसी आने लगती है। ये बीमारी मनुष्यों से पशुओं के साथ रहने और चारा डालने के वक्त फैल जाती है। मनुष्यों में इस बीमारी से मांसपेशियों में दर्द, छाती में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, सिर दर्द और नाक से पानी निकलने लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक लाइलाज बीमारी है। इसके संक्रमण होने से जानवर और व्यक्ति दोनों की मृत्यु निश्चित होती है। यूपी में इस बीमारी की जांच के लिए कोई लैब नहीं है। इस बीमारी की जांच हिसार, हरियाणा स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्रों में की जाती है। मैलिन नाम के टेस्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है। अगर रीटेस्टिंग में रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो घोड़ों और खच्चरों को वैज्ञानिक तरीके से चिकित्सकों द्वारा मार दिया जाता है। यूपी में घोड़ों और खच्चरों को होने वाली खतरनाक बीमारी ग्लैंडर्स तेजी से बढ़ रही है। बाराबंकी, बदायूं, कासगंज, मेरठ और मुरादाबाद समेत कई जिलों के घोड़ों और खच्चरों में इस बीमारी का असर देखा गया है। बताते चले कि घोड़ों या खच्चरों की मौत होने पर सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में घोड़ों के लिए 25,000 जबकि खच्चर के लिए 16,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी 7वीं और आखिरी खबर की ओर। अयोध्या में नया घाट चौराहा को लता मंगेशकर स्मृति चौक के रूप में विकसित किया जाएगा। ये अयोध्या में सांस्कृतिक महत्व के विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाले प्रमुख स्थल में से एक होगा। स्मृति चौक पर लता जी के जीवन और व्यक्तित्व को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण पहलू जैसे कि संगीत क्षेत्र में उनकी उपलब्धि, आत्मा को छूने वाली उनकी आवाज, शालीन व्यक्तित्व आदि को स्थान दिया जाएगा। स्मृति चौक के माध्यम से वाग देवी सरस्वती का प्रतीक वीणा को अवश्य चित्रित किया जाएगा। यहाँ अन्य शास्त्रीय वाद्य यंत्र भी प्रदर्शित किए जाएंगे। चौक के चारों ओर लता जी के संगीत में सक्रियता के दशकों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही दीप स्तंभ भी तैयार किया जाएगा। म्यूजिकल फाउंटेन बनाए जाएंगे। बताया गया कि आगामी 31 जुलाई को इसके डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। विकास कार्य हर एक दशा में अगस्त माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही स्मृति चौक पर अयोध्या की वैभवपूर्ण समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए साथ ही चौक के डिजाइन को पैदल चलने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सड़क डिजाइन, भूमिगत पार्किंग सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की।